जय हिंद दोस्तों। आज का सबसे पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ये रहा। हाल ही में पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं? पुष्प कमल दहल प्रचंडा हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो दोस्तों हाल ही में ये नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। कहाँ के? नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं पुष्प कमल दहल। अब देखिए, इनका नाम याद करना बहुत ही आसान है। भारत में भी कमल खिला हुआ है, अब नेपाल में भी कमल खिल गया है। तो आप रिलेट करेंगे तो आप नाम याद कर लेंगे। पुष्प कमल दहल जो है प्रचंड किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? नेपाल के। मैं पूरी कहानी बताता हूं आपको, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि नेपाल के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है। तो नेपाल के प्रेजेंट में प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। क्या नाम है इनका? विद्या देवी भंडारी। इन्होंने पुष्प कमल दहल प्रचंड को नेपाल का नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया है। दोस्तों, प्रचंड जी जो हैं ये तीसरी बार नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं। प्रचंड ने पूर्व प्रधानमंत्री और चीन के करीबी माने जाने वाले कम्युनिस्ट नेता, क्या नाम है इनका? केपी शर्मा ओली, इनके समेत 5 अन्य पार्टियों के साथ कोलिशन गवर्नमेंट बनाया है। गठबंधन की सरकार बनाई है, यानी मिलकर के सरकार बनाई है। इसलिए क्या होगा, दोनों ने कहा है कि 2.5 साल आप प्रधानमंत्री रहिए, 2.5 साल हम प्रधानमंत्री रहेंगे। तो शुरुआत में 2.5 साल प्रचंड प्रधानमंत्री रहेंगे, फिर 2.5 साल बाद जो है केपी शर्मा ओली यहाँ के प्रधानमंत्री रहेंगे। क्लियर है दोस्तों? देखिए, नेपाली संसद में सीटों की संख्या 275 है और 138 का बहुमत चाहिए था। तो पुष्प कमल दहल और केपी शर्मा ओली दोनों ने मिलकर के 169 ओली और प्रचंड गठबंधन बना लिया। वहीं पे बात करें शेर बहादुर देउबा, इनको 89 सीट ही मिल पाई और इन्होंने अपनी सरकार नहीं बनाई है। क्लियर है दोस्तों? नेपाल की यहां पर आप संसद देख रहे हैं। नेपाल की संसद का नाम है संघीय संसद। इसका आप चित्र देख रहे हैं, यह है संघीय संसद। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप यहां पर सीखने वाले हैं। तो पुष्प कमल दहल जो है प्रधानमंत्री के रूप में, इन्होंने किनकी जगह ली है? तो अभी शेर बहादुर देउबा नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे, अब उनकी जगह पर पुष्प कमल दहल यहाँ के क्या होंगे? प्राइम मिनिस्टर होंगे। यहाँ पे किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिली, तो गठबंधन की सरकार बनी है। दोस्तों नेपाल की जो संसद है, भारत की संसद की तरह ही 2 भागों में बटी हुई है। ऊपरी सदन है और ऊपरी सदन के बाद दूसरा है जो है निचली सदन। तो ऊपरी सदन जो है उसे हम बोलते हैं राष्ट्रीय सभा या नेशनल असेंबली बोलते हैं। यहां पर टोटल 59 मेंबर हैं। वहीं पे जो निचली सदन है यानी जो लोअर हाउस है, उसे हम बोलते हैं प्रतिनिधि सभा। इसमें टोटल 275 मेंबर्स हैं, जिनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, जैसे भारत में होता है। नेपाल की बात कर लेते हैं। तो नेपाल की लोकेशन को जरा देखिए, तो ये है नेपाल। दोस्तों नेपाल जो है भारत के 5 राज्यों से घिरा हुआ है। तो यहां पर देखिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, 5 देशों के साथ सीमा छूती है। 5 राज्यों की सीमा छूती है, देश बोल रहा हूं। 5 राज्यों की सीमा नेपाल देश से छूती है। देखिए, नेपाल की कैपिटल काठमांडू है, यहीं पे सार्क का हेडक्वार्टर भी है। क्लियर दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। 6 AM पर आपको लाइव क्लासेस मिलेगी डेली सुबह 6 बजे। सभी को जगना है और पढ़ना है, अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात एक कर देना है। दोस्तों आपको इस क्लास में मिलता है स्पेशल स्टैटिक जीके हर सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज, और आखिरी में आपका डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी होता है जो भी आप पढ़ते हो। मात्र 25 से 30 मिनट में 200 से 300 जानकारी सबसे पहले सबसे कम समय में आपको देने का जो संकल्प है, उसी पे हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाल ही में एकलव्य पुरस्कार 2022 स्वस्ति सिंह को मिला है। तो स्वस्ति सिंह कौन है जिन्हें एकलव्य पुरस्कार 2022 मिला है? तो स्वस्ति सिंह जो है ये साइकिलिस्ट हैं, इन्हें मिला है एकलव्य पुरस्कार 2022। तो दोस्तों किसके द्वारा दिया जाता है ये भी मैं आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये दिया जाता है उड़ीसा राज्य में, और ये पुरस्कार हर साल युवा खेल प्रतिभाओं को
प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है। स्वाति सिंह जो है इनको मिला है सर्टिफिकेट, ट्रॉफी और 5 लाख रुपए नगद। साइक्लिस्ट स्वाति ने क्या किया है, राष्ट्रीय स्तर पर 2 स्वर्ण और इतने ही रजत पदक भी जीते हैं। दोस्तों एकलव्य पुरस्कार मैं आपको बता चुका हूं, ये पुरस्कार उड़ीसा का सबसे प्रतिष्ठित खेल पुरस्कार है। कब से दिया जा रहा है, 1993 से दिया जा रहा है। किनको दिया जाता है, उन युवा खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अपने प्रीवियस 2 ईयर में बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस की है। दोस्तों पुरस्कार की बात आई है तो हाल ही में जितने भी प्रदान किए गए पुरस्कार हैं, आइए उससे भी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों साहित्य अकेडमी पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में बद्री नारायण जी को मिला है। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर कौन बनी है, तो ये है बेथ मीड। क्या नाम है इनका, बेथ मीड। नेक्स्ट है विन फ्यूचर स्पेशल प्राइज 2022, इसे मिला है प्रो थलप्पिल प्रदीप को। रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 मिला सुदीप और शोभना को। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर सोनाक्षी सिन्हा बनी है। मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब सरगम कौशल को मिला है। सारे महत्वपूर्ण पॉइंट है, 1 नंबर आपका पक्का है। 26 दिसंबर के यहाँ पर डेली करंट अफेयर्स क्विज के हमारे पास रिजल्ट हैं और अंजना कुमारी ने यहाँ पर टॉप किया है, अब्दुल, आनंद वर्मा, वीरेंद्र सिंह और अंकिता। दोस्तों ये जो टेस्ट होता है डेली होता है, फ्री टेस्ट होता है। आप फ्री पीडीएफ पाते हैं डेली करंट अफेयर्स की। डेली करंट अफेयर्स की फ्री पीडीएफ मिलती, कहां पर मिलती, बार बार बता चुका हूं। एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो ये वाला जो सेक्शन है इसको क्लिक करना, यहां लिखा हुआ है फ्री, है ना, वीडियो पीडीएफ और क्विज, यहां पे क्लिक करना। वहां पर आपको डेली वीडियो, डेली पीडीएफ, डेली क्विज हर एक दिन का जमा हुआ रखा है। चलिए, हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत कितने स्टेशनों का मॉडर्नाइजेशन किया जाना है। हाउ मेनी स्टेशन विल बी मॉडर्नाइज्ड अंडर अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 1000, कितने, 1000 अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। क्लियर, किसके द्वारा यह योजना स्टार्ट की गई है, भारतीय रेलवे के द्वारा। दोस्तों केंद्रीय रेलवे मंत्री कौन है, अश्वनी वैष्णव है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, वीके त्रिपाठी, यानी विनय कुमार त्रिपाठी है। दोस्तों इस योजना के तहत छोटे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, मॉडर्नाइज किया जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, लोसर महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जा रहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। फेस्टिवल से दोस्तों बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो जो लोसर फेस्टिवल है ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जा रहा है। कहां पर, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। दोस्तों लोसर महोत्सव या आप इसे कह सकते हैं लद्दाखी नववर्ष। तो दोस्तों ये जो महोत्सव है ये कब मनाया जाता है, तो ये विंटर सीजन में मनाया जाता है, यानी सर्दियों के दौरान मनाया जाता है। दोस्तों हर साल 24 दिसंबर से 15 दिनों तक आयोजित किया जाता है। देखिए अभी हॉर्नबिल महोत्सव क्वेश्चन पूछा था कितने दिन चलता है, तो एसएससी में क्वेश्चन आया था 10 दिन तक चलता है। तो आपसे ये थोड़ा डीप पूछेगा कि लोसर महोत्सव कितने दिन चलता है, तो आप बताना 15 दिनों तक चलता है। और इसमें क्या होता है, प्रेयर लैंप जलाए जाते हैं जगह जगह, भवनों पर, इनके पूजा स्थल पर, घरों पर, स्तूपों पर, कारोबारी स्थानों को पूरा सजाया जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों लद्दाख में और भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल मनाए जाते हैं, आइए उसे भी एक नजर में देखते हैं। तो पहला है सिंधु दर्शन महोत्सव जो जून महीने में मनाया जाता है। लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल सितंबर महीने में मनाया जाता है। शक दावा महोत्सव जून महीने में। हेमिस तेसेचू जून के अंत और जुलाई की शुरुआत में मनाया जाता है। दोस्तों लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी कैपिटल है लेह। दोस्तों यहां पर 2 डिस्ट्रिक्ट है, कारगिल और लेह। प्रेजेंट में इसके उपराज्यपाल हैं राधा कृष्ण माथुर और मनोज सिन्हा उपराज्यपाल हैं जम्मू एंड कश्मीर के। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति, इनका नाम है अब्दुल्ला यमीन, इनको 11 साल की जेल की सजा सुना दी गई है। तो ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। दोस्तों ये मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति थे, अभी इनको 11 साल की सजा सुनाई गई है।
अब क्यों सुनाई गई है, ये भी कारण को समझते हैं। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग और रिश्वत स्वीकार करने, यानी मनी लॉन्ड्रिंग में और रिश्वत स्वीकार करने के दोषी पाए गए हैं। दोस्तों 11 साल की तो सजा सुना दी है, लेकिन इसके अलावा इनके ऊपर जुर्माना भी ठोका गया है। दोस्तों अदालत ने अमीन को सरकार के स्वामित्व वाले एक आइलैंड को पट्टे पर देने के लिए जो ब्राइब घूस ली गई है उस पर इनको आरोपी पाया गया है। इस वजह से इनको क्या किया गया है, सजा दी गई है। चलिए मालदीव के बारे में जान लेते। मालदीव कहाँ है? तो देखिए श्रीलंका है और ये है हिंद महासागर, इंडियन ओशन। यहां पर है मालदीव्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। और दोस्तों इसकी कैपिटल माले है। इब्राहिम मोहम्मद सोली यहाँ के प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं। यहाँ पर जो धर्म है वो इस्लाम है। चलिए आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मोदी सरकार जी की योजनाओं के बारे में। आपकी ये क्लास है, आपकी दरबार। कमेंट बॉक्स पर मैं सभी के कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, उनकी डिमांड्स को देखता रहता हूं, उसी हिसाब से मैं क्लास को प्लान भी करता हूं। तो देखिए पहली योजना है जनधन योजना। 2014 में जनधन योजना लाई गई ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाया जा सके, यानी हर एक नागरिक तक जो गरीब व्यक्ति है वो भी बैंकिंग सेक्टर से जुड़ जाए, उसका खाता खुल जाए, उसकी बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जाए। जनधन योजना ये है। स्किल इंडिया मिशन 2014 में, स्किल इंडिया का मकसद है युवाओं को प्रशिक्षित करना, युवाओं के अंदर कौशल को डेवलप करना। 2014 में मेक इन इंडिया आया और इसका मकसद है भारत को आत्मनिर्भर बनाना, भारत में मैन्युफैक्चरिंग हब बनना, भारत को दुनिया में एक्सपोर्टर कंट्री बनाना। स्वच्छ भारत मिशन, और आपने देखा है पूरा भारत साफ हुआ। महात्मा गांधी जी का सपना था कि हमारा भारत का हर कोना कोना साफ हो। तो स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए सांसद आदर्श गांव योजना 2014 में लॉन्च की गई। और ये भी योजना जो है दोस्तों, इसका मकसद है जो ग्रामीण गांव का क्षेत्र है उसे सशक्त बनाना, उसे मजबूत करना। श्रमेव जयते योजना 2014 में लाई गई। इस योजना का भी उद्देश्य है जो हमारे श्रमिक हैं उनको कुशल बनाना, उनको स्किल्ड बनाना, ताकि उनको दर दर भटकना ना पड़े। जब आपके अंदर स्किल होगी तो आपको कहीं भी जॉब मिल जाएगी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो लोन देने के लिए थी मुद्रा योजना। अटल पेंशन योजना, 60 साल के बाद आपको पेंशन मिलेगा, कुछ आपको किस्त भरनी होती थी, 2015 में लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो गरीब महिलाएं हैं उनके घर में चूल्हा पहुंचाना, गैस पहुंचाना, चूल्हा नहीं, चूल्हा को हटाना, गैस कनेक्शन देना, उज्ज्वला योजना का मकसद था। 2016 में स्टार्ट की गई। अगला प्रश्न, यूपी के किस जेल के खाने को FSSAI के द्वारा 5 स्टार की रेटिंग दी गई है? बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ये शहर हो गया है बुलंदशहर। कौन सा शहर है दोस्तों? इसका नाम है बुलंदशहर। तो इसके पहले भी यूपी का ये दूसरा जेल है, इसके पहले भी रेटिंग मिल चुकी है। इसके पहले फर्रुखाबाद जेल को मिला था। अब यूपी का दूसरा जेल है जहां जो बुलंदशहर जेल है, जिसको हाल ही में FSSAI के द्वारा 5 स्टार रेटिंग मिली है और ईट राइट कैंपस टैक्स से सम्मानित किया है। दोस्तों FSSAI की जो टीम थी वो सर्वे करने गई जेल के अंदर, तो उन्होंने भोजन की क्वालिटी को चेक किया, वहाँ की स्टोरेज को चेक किया, वहाँ की क्लीननेस को चेक किया, उसके आधार पर रैंकिंग जारी की गई है। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे बात FSSAI की है तो मैं आपको इसके बारे में सारी डिटेल्स दूंगा। सबसे पहले इसके फुल फॉर्म को समझ लीजिए। इसका फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 2008 5 सितंबर को हुई थी। यह केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री है मनसुख मंडाविया। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। अध्यक्ष है रीता जी। क्या नाम है? रीता। चलिए, धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना किस राज्य में है? तो धर्मदम भारत का पहला पूरी तरीके से पुस्तकालय
निर्वाचन क्षेत्र बना और ये केरल राज्य में है। दोस्तों केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनराई विजयन। इन्होंने बताया है कि भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र जो है धर्मदम बन गया है। यहाँ पर 138 वार्ड हैं, जिसमें 63 वार्ड पर कोई पुस्तकालय नहीं था, लेकिन अब हर जगह पुस्तकालय आपको देखने को मिलेगा। केरल के बारे में आप जानते हैं 100% लिटरेसी रेट ऑब्टेन करने वाला भारत का सबसे पहला स्टेट केरल राज्य है। दोस्तों यहाँ पे प्रथम की बात कर रहे हैं, भारत में प्रथम की, तो भारत में प्रथम जितनी भी घटनाएं हुई हैं उसे भी आइए डिस्कस करते हैं। तो भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहां पर खोला गया? तो ये चेन्नई में खोला गया। हाल ही में एससीओ संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी बनी, इसका क्या नाम है? बनारस। दोस्तों एससीओ की बैठक 2023 में भारत में होगी, 2022 में उज्बेकिस्तान में हुई थी। देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति कौन बनी? द्रौपदी मुर्मू, जिनका संबंध संथाल जनजाति से है और भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी, 15th राष्ट्रपति। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, पहली बार ये दिवस मनाया गया है। ठीक है, वीर बाल दिवस। तो वीर बाल दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स 26 दिसंबर को मनाया गया वीर बाल दिवस। ठीक है, 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस, 22 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय गणित दिवस और 24 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। 26 दिसंबर को मनाया गया वीर बाल दिवस। अब आप सोच रहे होंगे कि सर वीर बाल दिवस है क्या? तो मैं आपको समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना है। दोस्तों सिखों के 10वें गुरु थे, क्या नाम है इनका? इनका नाम है श्री गुरु गोविंद सिंह। इनके प्रकाश पर्व जयंती पर पीएम मोदी जी ने घोषणा की है कि 26 दिसंबर को श्री गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह के बेटे, इनका नाम आप याद रखना, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, साहिबजाद बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह, इनकी शहादत को याद किया जाएगा वीर बाल दिवस के रूप में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत ही गलत काम किया। 1705 की बात है। 1705 में हुआ क्या था? सरहिंद के मुगल गवर्नर वजीर खान के द्वारा इनकी बेरहमी से, इन बच्चों की बेरहमी से हत्या कर दी गई और इनको दीवार के अंदर चिनवा दिया गया था। बहुत बेरहमी से हत्या की गई और इस वजह से इन्होंने अपना जो बलिदान दिया था, तो इसीलिए हम ये दिवस मना रहे हैं। इसका नाम है वीर बाल दिवस। क्लियर? दोस्तों पीएम मोदी जी ने दिल्ली में, कहां पर? दिल्ली में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को संबोधित किया, इसमें शामिल हुए। क्वेश्चन नंबर 9, जॉर्ज कोहेन किस देश के फुटबॉलर थे? हाल ही में इनका निधन हो गया। दोस्तों जॉर्ज कोहेन इंग्लैंड के फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये 1966 के वर्ल्ड कप विजेता थे इंग्लैंड के। उस समय 1966 में वर्ल्ड कप जीता था इंग्लैंड ने। तो जॉर्ज कोहेन उस समय विजेता टीम के सदस्य थे और 83 वर्ष की में इनका निधन हुआ है। दोस्तों कोहेन को 1976 में आंत्र कैंसर पता चला और 14 साल तक इस बीमारी से जूझते रहे। ठीक है, चलिए दोस्तों हाल ही में कुछ निधन की बात कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जो अभी हुई हैं और एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हाल ही में सुलोचना चावड़ का निधन हुआ। कौन थी? मराठी लावड़ी गायिका थी सुलोचना चावड़। दोस्तों हाल ही में योगेंद्र अलग का निधन हुआ। ये इकोनॉमिस्ट थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। हाल ही में राष्ट्रपति जियांग जेमिन का निधन हुआ, जो चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे। किस भारतीय को बेन बेरे स्पॉटलाइट अवार्ड 2022 मिला है? तो कौन से भारतीय थे जिनको क्या मिला है? बेन बेरे स्पॉटलाइट अवार्ड। तो ये है डॉक्टर कार्तिका राजीव। डॉक्टर कार्तिका राजीव को मिला है बेन बेरे स्पॉटलाइट अवार्ड। मैं आपको समझाता हूं क्या है ये अवार्ड। ठीक है, तो दोस्तों ये अवार्ड क्यों मिला है? ह्यूमन पैथोजेंस के रिसर्च पर मिला है। ह्यूमन पैथोजेंस पर रिसर्च किया था कार्तिका जी ने, इसलिए अवार्ड मिला है। दोस्तों ये अवार्ड इस वर्ष 10 वैज्ञानिक को दिया है, उसमें डॉक्टर कार्तिका राजीव भी शामिल है।
ये अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है? यूके के द्वारा दिया जाता है। यूनाइटेड किंगडम की वैज्ञानिक पत्रिका ई लाइफ ने इस अवार्ड को स्थापित किया है। इसमें $5000 की राशि प्रदान की जाती है। आगे बढ़ू, सारी बातें आपको समझ में आ गई? आगे चलूं? चलिए दोस्तों, अब करंट अफेयर्स की रसमलाई खाएंगे, 2022 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू हो जाइए। नोबेल शांति पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ? तो नोबेल शांति पुरस्कार की बात कर रहे हैं, तो कल भी मैंने बताया था, बार बार सुन लीजिए। तो ये है आलिस बिलियास्की मेमोरियल सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, ठीक है। मेमोरियल रूस की ऑर्गेनाइजेशन है और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन की, ठीक है। FIH का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया? FIH का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया हरमनप्रीत सिंह को। अभी ये कप्तान बनाए गए हैं। अभी आपको पता है FIH 15th वर्ल्ड कप होने वाला है, मेंस हॉकी कप होने वाला है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों भारत देश करेगा। कौन सा देश करेगा? भारत देश करेगा। विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो हर साल विश्व कपास दिवस मनाया जाता है 7 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना के प्रमुख कौन है जो भारत दौरे पर थे? तो दोस्तों इनका क्या नाम है? जीन पियरे लेक्रोइक्स। आपने पूरा करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ा है, तो दोस्तों अब आपका 10 प्रश्नों का होगा टेस्ट। क्या आप सभी तैयार हैं 10 में 10 लाने के लिए? तो पहला प्रश्न देखिए, संघीय संसद किस देश की संसद का नाम है? तो संघीय संसद नेपाल की संसद है। सार्क का हेडक्वार्टर किस देश पे है? तो फ्रेंड्स सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर है? काठमांडू में है। बद्रीनारायण जी को किस भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो बद्रीनारायण जी को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। पेटा इंडिया पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया? तो पेटा इंडिया ने सोनाक्षी सिन्हा को पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया है। आपके आंसर कमेंट बॉक्स पे रुकने नहीं चाहिए, ठीक है। रेलवे बोर्ड वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो यह है विनय कुमार त्रिपाठी। लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो फ्रेंड्स लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? राधा कृष्ण माथुर। सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन थे? तो देखिए सिख धर्म के दूसरे गुरु थे गुरु अंगद देव। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम कहां पर है? तो फ्रेंड्स मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में। कहां पर है? न्यू दिल्ली में। जुलाई 2022 में भारत का पहला निजी रॉकेट इंजन कारखाना कहां पर खोला गया है? तो ये चेन्नई में खोला गया। कहां पर? चेन्नई में। संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी कौन है? तो यह है बनारस, वाराणसी। दोस्तों 26 दिसंबर यानी कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कमेंट बॉक्स पर कौन सबसे पहले उत्तर देता है। तो देखिए पहला प्रश्न, सुशासन दिवस कब मनाया गया? तो हर साल सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। जनवरी 2023 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास आयोजित होगा? भारत और जापान के बीच में। नेक्स्ट, राइट टू रिपेयर पोर्टल किसने लॉन्च किया है? इस पोर्टल को पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किया है। सितवेनी राबुका किस देश की प्राइम मिनिस्टर बने हैं? तो ये बने हैं फिजी, फिजी के प्रधानमंत्री। सुहेल एजाज खान किस देश में भारत के नए राजदूत बने हैं? तो सुहेल एजाज खान सऊदी अरब में भारत के नए राजदूत बने हैं। फोर्ब्स ने टॉप 25 सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला एथलीटों में किस भारतीय को शामिल किया है? तो ये है पीवी सिंधु, 12 नंबर पर शामिल हुई हैं। आईएमएफ ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटाकर कितना कर दिया है? तो भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 6.8% कर दिया है। हाल ही में किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है? तो ये देश है स्पेन। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड किसे सम्मानित किया गया? तो बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड बेथ मीड को मिला है। गेटो सोरा इसका संबंध किस राज्य से है जिन्होंने टॉप एरिना
जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीता, तो इनका संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य से है। कहां से? अरुणाचल। आज का सवाल है पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने? कमेंट बॉक्स पर उत्तर देना है। दोस्तों आज का पिटारा खुल गया और आज के पिटारे में भारतीय संस्कृति के प्रमुख उन्नयक के बारे में जानेंगे जो बहुत फेमस थे पर्सनालिटी। ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी कौन था? तो गुरु नानक देव जी का उत्तराधिकारी कौन था? ये थे गुरु अंगद। कौन थे? गुरु अंगद थे। राजा राम मोहन रॉय संस्थापक थे। कौन से समाज के संस्थापक थे? किस वर्ष स्थापना की? कमेंट बॉक्स पे आपको उत्तर देना है। प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन। तो ये था ब्रह्म समाज। इनमें से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? शंकराचार्य रामानुज चैतन्य, रामानुज चैतन्य शंकराचार्य, रामानुज शंकराचार्य चैतन्य। तो पहले शंकराचार्य, फिर रामानुज, फिर चैतन्य। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। अमीर खुसरो कौन थे? कवि थे, इतिहासकार थे, संगीतज्ञ थे, कौन थे? तो अमीर खुसरो उपर्युक्त तीनों थे। महावीर की माता कौन थी? यशोदा, त्रिशला, जामली, महामाया। तो फ्रेंड्स ये थी त्रिशला। राग मियां की मल्हार का रचयिता किसे माना जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये तानसेन को माना जाता है। खालसा की स्थापना किसने की थी? तो खालसा की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह जी ने। गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें अंतिम गुरु, सिखों के आंतरिक काउंसिल खालसा पंथ के संस्थापक, दशम ग्रंथ के रचयिता। तो ये उपर्युक्त में सभी उत्तर है। सिखों में किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तो सिखों में इनका जन्म पटना साहिब में हुआ था, गुरु गोविंद सिंह जी का। दक्षिण भारत के अलवार थे योद्धा, मूर्तियों के शिल्पकार, संत, व्यापारी। तो अलवार जो थे ये संत थे। इनमें से किसका मिलान गलत है? नामदेव महाराष्ट्र, चैतन्य बंगाल, नरसिंह मेहता गुजरात, वल्लभाचार्य गुजरात। वल्लभाचार्य गुजरात गलत है, साउथ से संबंध। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? वर्धमान, अंशुमान, सुधाकर, सोमदत्त। तो महावीर का पहले नाम था वर्धमान। तो कैसा लगा दोस्तों आप सभी को सेशन? जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पर। और आपको क्या लगता है इस क्लास के लिए, जरूर कमेंट बॉक्स पर फीडबैक लिखिएगा। और क्योंकि आप लगभग सभी जगह पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए व्हाट आर द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ दिस क्लास। यू कैन गिव योर फीडबैक इन योर कमेंट बॉक्स। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे बैचेस जो हैं, जैसे पॉलिटी है, रीजनिंग है, इंडियन हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सारे बैचेस जो हैं आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन से आप पढ़ सकते हो। और सारे बैचेस आपको यहाँ पर प्रोवाइड करे जा रहे हैं क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। कोड यूज कर लीजिएगा RGCGT, राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक। वहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। और हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक, उसमें भी आप जुड़ जाइएगा। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपको अगर डेली ऐसा वीडियो देखना है, घंटी वाला बटन दबाइएगा, सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचेगा। और नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन ऑन करने से सारी अपडेट्स आपको मिलती जाती हैं। अब इजाजत दीजिए, चलने का समय हो गया है। फिर मिलूंगा कल सुबह इसी समय, इसी वक्त 6 बजे, इसी ऊर्जा के साथ। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपके जो भी सुझाव हैं जरूर बताया करिए। आप मेरे से बात कर सकते हैं कमेंट बॉक्स पर, जरूर कमेंट कीजिए। क्लास में बात करना बिल्कुल फिजूल सा लगता है, आपको भी नहीं अच्छा लगेगा मैं किसी से बात कर रहा हूं, है ना। आप कमेंट बॉक्स पर अपना प्रश्न लिखिए, मैं सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा, जो हेल्प हो सकती है मैं करूंगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत,